और आज हम कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं। देखिए आहड़ की जहाँ तक बात है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। इनमें उदयपुर सही ऑप्शन है। देखिए आहड़ की जो सभ्यता है हमें उदयपुर से प्राप्त हुई है और आहड़ आयड़ नदी या बेडस नदी या बनास की सहायक नदी के अंदर शामिल है। ठीक है, यानी बनास नदी की सहायक नदियों के अंदर ये आहड़ नदी सभ्यता शामिल है, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी के क्षेत्रों में और भी कई सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता नहीं है। देखिए आहड़ सभ्यता के संबंधित अपने को नाम दिए गए, आघाटपुर, ताम्रवती, नगरी, धूलकोट। देखिए आहड़ सभ्यता से संबंधित नगरी नाम नहीं है, बाकी नाम आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अब कारण क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ताम्रवती। देखिए आहड़ सभ्यता है वो प्राचीन समय में ताम्रवती या ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी प्राचीन समय के अंदर। ठीक है, और यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा तांबे के ढेर मिले हैं, ताम्र उद्योग यहाँ विकसित था, इसलिए आहड़ है वो प्राचीन समय का एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, और इससे 11वीं 12वीं शताब्दी की जहाँ तक बात आती है, इसको आघाटपुर या आघार दुर्ग के रूप में भी देखा गया है, जाना गया है। और जहाँ तक वर्तमान की बात है तो वर्तमान में इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आघाटपुर, ताम्रवती और धूलकोट ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है, जबकि नगरी चित्तौड़ की एक अलग सभ्यता है, उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से पाए गए, वह गांव कौन सा है? ठीक है, तो ये वह गांव है आहड़। ठीक है, देखिए जहाँ तक समय की बात है, आहड़ का समय कार्बन 14 पत्ती के आधार पर, देखिए कार्बन 14 पत्ती है वो प्राचीन अवशेषों या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने का एक तरीका है। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका समय आहड़ का वो 2000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। इसी प्रकार इस सभ्यता के जो बर्तन मिले हैं उन बर्तनों के आधार पर भी इस सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और वहीं इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो वो गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 ईसा पूर्व से शुरू करते हैं और 1200 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 2000 प्रत्येक के द्वारा माना जा रहा है। तो 2000 ईसा पूर्व और 2000 ये, इस प्रकार ये आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हो जाती है? ये 4000 वर्ष पुरानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता के पास छतरियां स्थित है? देखिए यहाँ आहड़ ही सही है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के पास मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां बनी हुई है, यानी मेवाड़ के जो बहुत से महाराणा हैं उनकी छतरियां यहाँ बनी हुई है। अतः आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा गया है। और इन छतरियों के अंदर यदि हम पहली छतरी की बात करें तो यहाँ पहली छतरी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बनी थी। कुछ लोग इस सभ्यता को मृतकों के टिल्ले की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग इसे महासतियों का टिल्ला भी कहते हैं। तो किसको? आहड़ को। 5वां प्रश्न है, आहड़ की खोज किसने की थी? ठीक है, देखिए आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। और RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था 1956 में। और RC अग्रवाल के पश्चात इसका उत्खनन करने वालों के अंदर कौन कौन है? HD सांकलिया, ठीक है, जिनका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। और उनके पश्चात VN मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, 6वां प्रश्न है, गोरे व कोट क्या है? देखिए गोरे और कोट है वो अनाज भंडारित करने के पात्र हैं। देखिए एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आहड़ सभ्यता से ही संबंधित है गोरे व कोट। ठीक है,
और आहड़ सभ्यता से प्राप्त जिस प्रकार अनाज भंडारित करने के पात्र मिले हैं, वैसे ही यहाँ से, कहाँ से, आहड़ से बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है। तो बिना हत्थे का जब जल पात्र यहाँ से मिला तो उसे संकेत लगाया जाता है कि आहड़ का व्यापारिक संबंध बलूचिस्तान, ईरान आदि से था, क्योंकि ऐसे जल पात्र बलूचिस्तान और ईरान पर ही पाए गए हैं। साथ ही साथ एक अलग बात भी देखते हैं बेल के बारे में। देखिए, आहड़ से एक बेल की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? बेल की मूर्ति। इस बेल को बनासियन बुल्स कहा गया है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो बनास संस्कृति के अंतर्गत आती है, आहड़ की सभ्यता, इसलिए इस बेल को बनासियन बुल्स के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, जहाँ तक गणेश्वर सभ्यता की बात है, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में खंडेला की पहाड़ियों में स्थित रेवासा गांव से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा? नीमका थाना से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है। ठीक है, तो ताम्रकालीन सभ्यताओं के अंदर है गणेश्वर। ठीक है, देखो, गणेश्वर को भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी या माँ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और प्रश्न कई बार आ भी चुका है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो वो है गणेश्वर। और ताम्र का औद्योगिक नगरी की बात आती है तो वो होता है आहड़। ध्यान रखना इस बात का। भारत में ताम्र सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर को ही माना गया है। इसको ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ तक गणेश्वर की खोज की बात है, वीरेंद्र मिश्र के द्वारा गणेश्वर की खोज की गई थी और R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका 1977-78 के आसपास उत्खनन किया था। 9वां प्रश्न है, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे कहाँ से मिले हैं? देखिए, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं वो हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ तांबे से बने तीर भी मिले हैं और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इनसे क्या संदेश मिलता है या क्या संकेत मिलता है? इनसे संकेत मिलता है कि संभवतः गणेश्वर के लोग हैं वो मांसाहारी रहे होंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, गणेश्वर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इसका पता लगाना है। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर से पत्थर के बांध के अवशेष मिले हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि अन्य सभ्यताओं के अंदर अधिकांश जगह क्या हुआ है कि भवन निर्माण के लिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गणेश्वर के अंदर भवन निर्माण के लिए, मकान निर्माण के लिए ईंटों की बजाय पत्थरों का काम लिया गया है। और इसी प्रकार गणेश्वर समय पत्थरों का बना बांध का साक्ष्य भी मिला है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल विजय कुमार ने किया था। अभी हमने ऊपर देखा, ये 1977-78 में R.C. अग्रवाल विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। चौथा हमारा ऑप्शन है, यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित नहीं, बल्कि गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस सभ्यता से चांदी के बने 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं? देखिए, ये जो सभ्यता है वो सीकर से प्राप्त गुरारा सभ्यता है। ठीक है, देखिए, थोड़ी सी बात यहाँ पंचमार्कों के बारे में ध्यान रखें कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा के रूप में पंचमार्क सिक्के जाने जाते हैं। इन पंचमार्क सिक्कों को पंचमार्क के साथ साथ आहत मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी सांचे में डालकर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि धातु की किसी पट्टी पर जिसका कोई आकार नहीं होता था, ये सिक्के अनियमित आकार के थे, तो उस धातु पर विशेष प्रकार के चिन्ह का ठप्पा लगाकर इनका निर्माण किया जाता था, इसलिए पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाए हैं। ठीक है, और ये सिक्के हैं वो लगभग 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 200 ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में जब ये सिक्के मिले थे तो चांदी के थे, लेकिन बाद में
हमें तांबे के और कांस्य के सिक्के भी मिल गए। इन सिक्कों पर जो पंच मार्क बात आती है वो इन पे पंच या ठप्पे लगाने के कारण आती है। तो इनमें कौन कौन सा है, देखिए इनमें जो है वो चित्र है मछली, पेड़, मोर, हाथी, यज्ञवेदी, वृत्त, इस प्रकार के ये चिन्ह है वो पंच मार्क सिक्कों पर हुआ करते थे। 12वां प्रश्न है हमारा, धौली मगरा कहाँ से प्राप्त स्थल है। देखिए धौली मगरा है वो उदयपुर से प्राप्त एक स्थल है जो कि आहड़ सभ्यता के नवीनतम स्थलों में से एक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है। तो देखिए कालीबंगा गंगानगर, आहड़ उदयपुर, सोनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर, ठीक है, इनके अंदर कालीबंगा है वो गलत है। कालीबंगा गंगानगर की बजाय यहाँ क्या होना चाहिए था, यह होना चाहिए था हनुमानगढ़, ठीक है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त सभ्यता है जहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है जुते हुए खेतों का अवशेष। जुते हुए खेत के अवशेष के साथ साथ नालियों में लकड़ी के साक्ष्य, ये यहाँ की अलग विशेषता है। नेक्स्ट, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। देखिए माध्यमिका नगरी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, क्योंकि माध्यमिका नगरी है वो चित्तौड़ का गांव है नगरी, और इस नगरी गांव का समीकरण पाणी की अष्टाध्यायी में उल्लेखित माध्यमिका से किया गया है, ठीक है। और इस माध्यमिका की सर्वप्रथम खोद 1872 में कार्लाइल द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की, कार्लाइल ने। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की बात करें तो पहला ऑप्शन है पीलीबंगा रंगमहल। देखिए रंगमहल से तो मिले हैं लेकिन पीलीबंगा कोई सभ्यता नहीं है, ये तो एक शहर है। दूसरा है कालीबंगा रंगमहल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कालीबंगा रंगमहल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में शामिल है। देखिए अब बेराट गणेश्वर ये सिंधु के क्षेत्र में नहीं है और ना ही बागोर और आहड़ सिंधु क्षेत्रों में है, क्योंकि कालीबंगा रंगमहल है वो सरस्वती नदी की क्षेत्रों में शामिल है। 16वां प्रश्न है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। देखिए कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का दर्जा देने वाले व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा। कौन है, इतिहासकार दशरथ शर्मा। इसी प्रकार हमें ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियों का दर्जा देने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगट महोदय, ठीक है। यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा, पिंगट महोदय ने। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहने वाले हैं दशरथ शर्मा। 17वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर नागौर तहसील का। देखिए पर्वतसर नागौर तहसील का कुराड़ा गांव है, वहाँ 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। 18वां प्रश्न, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता पहचानिए। यानी हमें जो समूह दे रखा है उसमें से हमें लोह युगीन सभ्यता की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है बेणेश्वर डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और पुंगल बीकानेर। देखिए यहाँ कालीबंगा, बेणेश्वर, पुंगल 3 दे रखे हैं, तो बेणेश्वर है, पुंगल है, कालीबंगा है, ये ताम्र कांस्य कालीन है,
निकालीबंगा अपन कांस्य युग में ले सकते हैं। पुग्गल और बेणेश्वर ताम्र युगीन है, लोह युगीन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में जैसे अपन ने भीनमाल, जालोर, पलाना, जालोर और मला है भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ ये जो तीनों ही हैं, उन तीनों में भीनमाल है उसको तो लोह युगीन में शामिल किया जाता है, लेकिन जो पलाना मला है ये ताम्र युगीन है। तीसरा है नौ है भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ठीक है, ये तीनों ही है जो नौ है भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सुनारी झुंझुनू, इन तीनों सभ्यताओं को लोह युगीन सभ्यता में माना जाता है। ठीक है, चलते चलते देख लेते हैं। तरखान वाला डेरा गंगानगर का है, ये भी लोह युगीन सभ्यता का एक क्षेत्र है। जबकि बूढ़ा पुष्कर अजमेर है वो ताम्र युगीन है, और कुराड़ा परबसर की तहसील का ये भी ताम्र युगीन है। चीनी यात्री हवेन सांग ने विराटनगर या बेराट में बौद्ध मठों की संख्या क्या बताइए। देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग 634 ईस्वी में, कब 634 ईस्वी के अंदर विराटनगर में आया था। कब आया था? विराटनगर या बेराट की यात्रा की थी, और उसने बताया कि यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 है। देखिए, जो विराटनगर है यहाँ से हमें अशोककालीन यानी बीजक की पहाड़ी है, यहाँ उस बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ये बौद्ध मठ है वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, और इनको भारत का प्राचीनतम मंदिर माना जा सकता है। ठीक है, तो बौद्ध मठों की संख्या 8। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, कृषि एवं पशुपालन के जहाँ तक प्राचीनतम साक्ष्यों की बात है तो वो मिले हैं यहाँ बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा सभ्यता है जहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, देखिए, बागोर है वो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के पास मिली सभ्यता है, और 1967-68 के अंदर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा या उसके नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भाब्रू पहाड़ी से अशोक के 2 प्रस्तर लेख की खोज कैप्टन बर्ट द्वारा कब की गई? देखिए, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू पहाड़ी से जो अशोक के अभिलेख खोजे हैं ये 1837 में खोजे गए। कब? 1837 में। और ये जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ में अगाध आस्था पता चलती है। 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? तो देखिए, यहाँ रेंड टोंक ये सही ऑप्शन होगा। इसका क्या कारण है कि इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है? देखिए, के.एन. पुरी के नेतृत्व में रेड का उत्खनन करवाया गया था, और उस उत्खनन के दौरान मालव जनपद की मुद्रा तथा समकालीन लोह सामग्री का एक विशाल भंडार हमें रेड से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट, ओजियाना सभ्यता। ठीक है, ओजियाना सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, ओजियाना सभ्यता है वो एक पुरातात्विक स्थल है जो हमें भीलवाड़ा से मिला है। ठीक है, यहाँ की एक खास बात है कि ओजियाना भीलवाड़ा से गाय जैसी मृण मूर्ति या लघु मृण मूर्ति की पहचान की गई है, और ये मूर्तियाँ ओजियाना के बारे में महत्वपूर्ण या आश्चर्यजनक संकेत देती है कि आर्यों से पहले भी गाय को महत्व प्राप्त था। तो ये ओजियाना के बारे में विशेष बात है। इसी प्रकार ओजियाना के क्षेत्र से ही हमें सफ़ेद रंग की चित्रकारी से युक्त बेल जैसी आकृतियाँ मिली है। इनको
ओजियाना बेल या ओजियाना बुल्स के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट, उल्टी तपाई विधि से कहाँ के मृदभांड बनाए जाते थे? देखिए, उल्टी तपाई विधि से बनाए गए जो मृदभांड है वो हमें मिले हैं आहड़ से। कहाँ से मिले हैं? आहड़। ठीक है, देखिए आहड़ से उल्टी तपाई के मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें क्या होता था कि इन मृदभांडों को जब पका लिया जाता था तो मिट्टी से तैयार करने के पश्चात उनके अंदर घास फूस भरा जाता था और उसमें आग लगा उल्टा रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये उल्टी तपाई विधि से तैयार किए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ अपना प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद।